हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कोड एंड कंपाइल। तो आज हमारी डीएसए सीरीज़ का 19th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम थोड़े और क्वेश्चंस करने वाले हैं बाइनरी सर्च के ऊपर। ठीक है, पिछले दो लेक्चर में हमने बाइनरी सर्च का बेसिक और एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, एक दो क्वेश्चन लगाए थे। आज का जो लेवल है वो थोड़ा और आगे जाने वाला है। ऑल्सो आज हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और अगर तुम्हें वो दो क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो तुम्हारा जो बेस होगा बाइनरी सर्च का वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर समझते हैं कौन सा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑल्सो ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे इंटरव्यू में पूछे आते हैं, तो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तुम्हें बाइनरी सर्च वाली सीरीज़ में वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे सिर्फ तुम्हारा बेस ही नहीं बल्कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो तुम्हारा बेस भी सॉलिड हो रहा है, तुम्हारी नॉलेज भी सॉलिड हो रही है और तुम्हारे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं। और अगर इनके अलावा कोई आएगा तो इनसे ही रिलेटेड ही होता है। ठीक है, चलते हैं और समझते हैं। तो आज सबसे पहले जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्च इंसर्ट पोजीशन। एक और बात, अगर तुमने बाइनरी सर्च या इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा तो जाके तुम पहले वो देख के आओ, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा कि बाइनरी सर्च कैसे सोल्व करनी है, बाइनरी सर्च में कैसे हम अपने एरे को, ठीक है, हैंडल करते हैं जो कि शॉर्टेड एरे होता है। ये तो देखो तुम्हें अब तक पता चल चुका होगा कि बाइनरी सर्च सिर्फ शॉर्टेड एरे पे लगती है। तो अगर तुम्हारे जो एरे के एलिमेंट्स हैं वो शॉर्टेड हैं तभी बाइनरी सर्च लगा पाओगे, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ऑप्टिमाइज होती है देन लीनियर सर्च, क्योंकि लीनियर में तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लगती है, वहाँ पे बाइनरी में तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n होती है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर इसको देखेंगे। तो चलते हैं लीड कोड पे, पहले क्वेश्चन देख के आते हैं, फिर यहाँ पे आके अप्रोच डिस्कस करेंगे। चलते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 35 है लीड कोड पे। ठीक है, क्वेश्चन का नाम है सर्च इंसर्ट पोजीशन। क्वेश्चन इजी लेवल का है और इसका जो मेन पर्पज़ है इसको कराने का वो ये है कि तुम्हें इसमें एक और चीज़ समझने को मिलेगी आज। ठीक है, तो समझते हैं। गिवन है शॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, मतलब तुम्हें एक एरे गिवन है, एरे शॉर्टेड है और तुम्हें जो जितने भी इंटीजर्स मिलेंगे उस एरे में वो सारे डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, एंड अ टारगेट वैल्यू। अब तुम्हें क्योंकि टारगेट वैल्यू मिली है तो तुम्हें फाइंड भी करनी पड़ेगी, और हमें पता है अगर हमारा एरे शॉर्टेड है और कुछ फाइंड करना है तो हम बाइनरी सर्च लगाते हैं। लगा हम लीनियर सर्च भी सकते हैं बट ऑप्टिमाइज भी तुम्हारा बाइनरी होता है। देन रिटर्न द इंडेक्स इफ द टारगेट इज फाउंड। वो कह रहा है अगर तुम्हें टारगेट मिल गया है तो उसकी इंडेक्स दे दो कि किस इंडेक्स पे वो टारगेट मिला है, और अगर तुम्हें इंडेक्स नहीं मिलता है, इफ नॉट रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इट वर इंसर्टेड इन ऑर्डर। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर तुम्हें इंडेक्स मिल जाती है, मतलब तुम्हें टारगेट मिल जाता है तो तुम्हें वो वाली इंडेक्स रिटर्न करनी है जिस पे वो मिला है। बट अगर तुम्हारा टारगेट नहीं मिलता है तो तुम्हें वो वाली इंडेक्स रिटर्न करनी है जहाँ पे अगर वो होता तो किस इंडेक्स पे होता। ठीक है, इन अ सॉर्टेड ऑर्डर में। ठीक है, उसी ऑर्डर में अगर होता, अभी समझाऊंगा क्या कहने का मतलब है। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम, वही वाली बात है, वो कह रहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n होनी चाहिए, मतलब बाइनरी सर्च की डिमांड कर रहा है। ये तुम्हारे इनपुट आउटपुट है, इसको भी समझेंगे। देन कॉन्स्टेंट्स में यही लिखा हुआ है कि एरे तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और सारी वैल्यूज़ यूनिक होंगी। ठीक है, तुम्हारे एरे की लेंथ 10⁴ से कम होगी। मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो अगर तुमने वो नहीं देखा है तो तुम इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा उस सीरीज़ का, तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं वहीं पे। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है कि तुम्हें एक शॉर्टेड एरे गिवन है। ठीक है, लेट्स से ये हमारा शॉर्टेड एरे है। ठीक है, एंड टारगेट इज 5। तुम्हें ढूंढना है, यानी तुम्हें एक टारगेट गिवन है, तुम्हें उसको सर्च करना है शॉर्टेड एरे में, क्योंकि हमें पता है एरे शॉर्टेड है। बट अभी एक काम करते हैं, पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर लेते हैं। देखो, क्योंकि हमें एक टारगेट फाइंड करना है, ठीक है, एक एरे के अंदर टारगेट फाइंड करना है, तो हम उसमें लीनियर सर्च भी लगा सकते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना, ट्रैवर्स करना है पूरे एरे को और हमें फाइंड करना है इस पर्टिकुलर टारगेट को। ठीक है, अगर टारगेट नहीं मिलता है तो वो ही रिटर्न कर दो इंडेक्स को, अगर नहीं मिलता है तो हमें देखना था फिर कौन से इंडेक्स पे वो होना चाहिए। जैसे कि लेट्स से अगर हमारा टारगेट 2 होता, तो क्योंकि अभी करंट इस वाले इंडेक्स पे 3 है, बट अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, 3 फिर आगे आ जाता, 5 आगे आ जाता, 6 आगे आ जाता, यही तो होना था।
तो मतलब ये वाले इंडेक्स रिटर्न करनी जहाँ पे 2 होता, अगर वो इस एरे में होता तो, ठीक है। तो इसको तुम लीनियर सर्च से करोगे, बट लीनियर सर्च में क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी बिग ऑफ n लगती है, वो उतनी ऑप्टिमाइज होते नहीं है, ठीक है। ट्राई करना लीनियर सर्च से करने का, भी कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ट्रैवर्स करना है। और पहला केस तो ये होगा, अगर मिल गया तो इंडेक्स रिटर्न कर दो। एंड दूसरा केस क्या होगा, अगर तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हें सर्च करना है कि कौन से इंडेक्स पे वो होना चाहिए था, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब बात कर लेते हैं इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच विच इज यूजिंग बाइनरी सर्च, ठीक है। कैसे करते हैं देख लेते हैं। चलो, ये हमारा क्वेश्चन है, सर्च इंसर्ट पोजीशन, ठीक है। लेट से ये हमारा एरे है, लगनी इसमें बाइनरी सर्च ही है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से 1 3 5 6। टारगेट मान लो इनिशियली 5 है, ये तुम्हें फाइंड करना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें टारगेट फाइंड करना है और हमारा एरे शॉर्टेड फैशन में है, सिंपल सी बात है बाइनरी सर्च लगाएंगे। और बाइनरी सर्च कैसे लगाते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बाइनरी सर्च में, हम मिड फाइंड करते हैं, ठीक है। हाँ ये तुम्हें पता है। तो मिड फाइंड करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होती है, ये हमारी एंडिंग इंडेक्स होती है, विच इज 0 1 2 3। स्टार्ट हमारा 0 है, हम s प्लस ई बाई 2 करते हैं, तो ये बनेगा 0 प्लस 3 बाई 2 मतलब 1, यानी ये हमारा मिड है, मिड वाला इंडेक्स है और ये मिड वाला एलिमेंट है, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है हमारा, स्टेप 2 होता है हम कंपेयर करते हैं अपने एलिमेंट को, ठीक है। देखो 3 ही केस बनते हैं और हम ये डिस्कस करके आ भी चुके हैं। पहला केस होता है अगर हमारा टारगेट जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे एलिमेंट के इक्वल बैठ जाता है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, उसी को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न वो वाली इंडेक्स यानी मिड, क्योंकि मिड मतलब इंडेक्स ही है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, टारगेट तुम्हारा 5 था जिसको हम ढूंढ रहे हैं और हमारा मिड 3 है, जो मिड वाला एलिमेंट है वो थर्ड है, 3 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2 ही केस बनेंगे। अब जो हमारा केस 3 होता है, जो केस 2 होता है वो ये होता है कि टारगेट मे बी लेस देन एरे ऑफ मिड, यानी जो तुम्हारा मिड वाला एलिमेंट है टारगेट उससे छोटा होगा। अगर टारगेट उससे छोटा होगा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा एरे शॉर्टेड है और तुम्हारा टारगेट मिड से छोटा है, इसका मतलब क्या है, आगे नहीं होगा, क्योंकि आगे तो बड़े एलिमेंट है मिड से सारे, तो पीछे ही मिलेगा, मतलब लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो अगर टारगेट छोटा होता है मिड वाले एलिमेंट से तो हम लेफ्ट पार्ट में जाते हैं, वहीं पे अगर टारगेट बड़ा होता है मिड वाले एलिमेंट से तो सिंपल सी बात है वो राइट साइड में मिलेगा, तो हम राइट साइड में जाते हैं। और मैं तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में बता के आ चुका हूँ कि इस वाले एल्गोरिथम में बाइनरी सर्च में हम एक पार्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं। तो फिलहाल जो हमारा केस लगेगा वो ये वाला लगेगा, केस नंबर 3, जब टारगेट बड़ा है एरे ऑफ मिड से, क्योंकि हमारा टारगेट 5 है जो फाइंड कर रहे हैं और मिड हमारा मिड वाला एलिमेंट 3 है, तो टारगेट बड़ा है तो इसलिए हम राइट साइड में जाएंगे। अगर राइट साइड में जाना है तो हम लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा फिर इतने को सर्च करना दोबारा से, तो हम इस पार्ट को डिस्कार्ड करते हैं और डिस्कार्ड करने के लिए अपने पॉइंटर उठा के मिड प्लस 1 कर देते हैं। अच्छा, अगर किसी को अभी भी कन्फ्यूजन है कि मिड प्लस 1 क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हम मिड पे ऑलरेडी थे और मिड से कुछ फ़ायदा मिला नहीं हमें, तो इसलिए हमने लेफ्ट वाले के साथ साथ मिड को भी डिस्कार्ड करा और इतने पार्ट को अब सर्च करेंगे। तो हम स्टार्ट को उठा के मिड प्लस 1 कर देते हैं, तो इस वाले केस में हमने स्टार्ट को उठा के मिड प्लस 1 करा, ठीक है। तो अब हमारा एरे बचेगा कुछ इतना, जो कि 5 6 और इंडेक्स इसकी 2 3 है, ठीक है, बाद में आती है। अब हमें करना क्या था, हम अगेन मिड निकालेंगे। तो जब हम मिड निकालते हैं, मिड कैसे निकलता है, स्टार्ट प्लस n बाई 2 विच इज 2 प्लस 3 बाई 2 विच इज 5 बाई 2 दैट इज 2। तो ये वाला इंडेक्स हमारा मिड है। अगेन केस वन था, अगर ये 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है। केस 1 क्या था, जब टारगेट इक्वल हो जाता है, मतलब मुझे मिड पे ही मेरा टारगेट मिल जाता है। तो देखो यही हुआ, मेरा टारगेट 5 था, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ टारगेट 5 ही था और मिड पे मुझे वो मिल गया है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, मुझे ये इंडेक्स थी 2, इसको रिटर्न कर दूंगा मैं। अब तुम कहोगे कि बाइनरी सर्च में भी यही लगा रहे थे हम, बिल्कुल यही लगा रहे हैं और यही लगाना है, बट एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि इस क्वेश्चन में अगर तुम्हारा टारगेट ऐसा है जो तुम्हारे एरे में नहीं है, तो हमें फिर वो वाली इंडेक्स रिटर्न करनी है कि अगर वो वाला एलिमेंट होता, मान लो अगर वो वाला एलिमेंट प्रेजेंट होता तो किस इंडेक्स पे होता। क्या मतलब है, देखो लेट से ये हमारा एरे 1 3
5 6 7, ठीक है। टारगेट इज 2। क्या इस एरे में टारगेट है? नहीं है, ये इसकी इंडेक्स मान लो, यानी हमारा टारगेट हमारे एरे में नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे? कुछ नहीं, पहले बेसिक बाइनरी सर्च लगाते हैं। देखो जब भी तुम बाइनरी सर्च का कुछ क्वेश्चन लगा, मतलब बाइनरी सर्च लगा रहे हो, तो हमेशा स्टार्ट कर दो बेसिक से, ठीक है। सॉल्यूशन मिलना अपने आप लग जाता है, तो पहले स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट मिड निकालो, फिर देखो क्या कर सकते हो, कितना सर्च स्पेस तुम्हें कम करना है, कौन से वाला कम करना है, उसके बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है हमारा मिड निकाल। मिड कैसे निकालते हैं? स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 विच इज 0। ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा एंड है, तो 0 प्लस 4/2 दैट इज 2, यानी ये हमारा मिड है। अगेन क्योंकि हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं, तो एक पार्ट को डिस्कार्ड करना है, तो देखो बाकी चीजें वही लगेंगी। अब चेक करते हैं, ये हमारा केस 1 है। केस 1 क्या कहता है? केस 1 कहता है कि क्या टारगेट इक्वल है मिडिल वाले एलिमेंट से। तो बताओ क्या तुम्हारा 5 इक्वल है टारगेट 2 के? नहीं, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम केस नंबर 2 चेक करेंगे। वो क्या होगा? क्या टारगेट बड़ा है एरे ऑफ मिड से? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है केस का, इट डजेंट मैटर। तो क्या 5 बड़ा है टारगेट से? देखो अगर 5, एक सेकेंड, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया है। टारगेट मतलब 2 था और ये 5 था, तो ये इक्वल नहीं था, फॉल्स हो गया। टारगेट मेरा 2 है और क्या टारगेट बड़ा है एरे ऑफ मिड से, मतलब 5 से? नहीं, ये भी फॉल्स हो गया। अब अगर ये भी फॉल्स हो गया तो हम केस नंबर 3 चेक करते हैं। और जो थर्ड केस है वो क्या कहता है कि क्या हमारा टारगेट जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो छोटा है मिड से। तो अगर वो एरे ऑफ मिड से छोटा है, इसका मतलब लेफ्ट पार्ट में जाना है। चेक कर लेते हैं, क्या टारगेट छोटा है 5 से? बिल्कुल ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमें क्या करना है? इस वाले केस में लेफ्ट पार्ट में जाना है, और लेफ्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं? एंड को मिड -1 करते हैं, दैट्स इट। तो हम क्या करेंगे? एंड को उठा के मिड -1। अगेन मैं बता रहा हूँ मिड -1 इसलिए करते हैं क्योंकि मिड तक तो हम ऑलरेडी चेक करके आ चुके हैं ना, दैट्स वाई मैं मिड -1 करता हूँ, या स्टार्ट को मिड +1 करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा एरे बचा बस इतना, ये मेरी इंडेक्स है, ठीक है। अगेन मैं मिड निकालूंगा, तो स्टेप 1 मिड होता है स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, यानी 0 + 1/2 विच इज 0, यानी ये मेरा मिड है। अब फिर इन तीनों केस में से एक होगा। क्या टारगेट यहाँ लिख लेते हैं, टारगेट इज 2। क्या 2 मिड के इक्वल है? नहीं, फॉल्स। अगर कंडीशन 1 केस 1 फॉल्स, 2 चेक करो, क्या टारगेट 2 बड़ा है? क्या टारगेट 2 बड़ा है मिड से, एरे ऑफ मिड से? बिल्कुल ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है मतलब टारगेट तुम्हारा राइट साइड में है, और अगर टारगेट तुम्हारा राइट साइड में होता है तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं? इस वाले केस में हम स्टार्ट को मिड +1 पे भेजते हैं। तो हमने स्टार्ट को उठा के मिड +1, क्योंकि ये तो मिड था तो मिड +1 यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा एरे बचा कुछ बस इतना, यही स्टार्ट है यही एंड है, ठीक है। अब एक बात देखो, क्या टारगेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो यही मेरा आंसर मिलेगा, ध्यान समझना है इस चीज को। अब मुझे बताओ क्या टारगेट मिड के इक्वल है? नहीं, फर्स्ट केस फेल। सेकंड केस, क्या टारगेट मतलब 2 बड़ा है एरे ऑफ मिड से 3 से? फॉल्स, ये भी फॉल्स है। क्या टारगेट, थर्ड केस, क्या टारगेट 2 छोटा है एरे ऑफ मिड से? बिल्कुल। अगर कंडीशन ट्रू होती है और हमारा टारगेट छोटा होता है मिड वाले पार्ट से, मतलब जब हमारा टारगेट छोटा होता है एरे ऑफ मिड से, तो हम लेफ्ट पार्ट में जाते हैं, एंड इक्वल्स टू मिड -1। तो हम एंड को, क्योंकि यही मेरा मिड है, तो हम एंड को उठा के मिड -1 करेंगे, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया हुआ है कि बाइनरी सर्च में अगर मेरा स्टार्ट एंड को क्रॉस कर जाता है तो वही मेरी स्टॉपिंग कंडीशन होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही एंड क्रॉस कर गया, इसका मतलब रुक जाना है, तो फिर आंसर क्या होगा? तुमका आंसर तो मिला नहीं, मिल गया। देखो मुझे ये बताओ, अगर 2 होता तो कौन से इंडेक्स पे होता? सिंपल सी बात है, इस वाले इंडेक्स पे होता ना 2 यहाँ, 3 यहाँ होता, 5 यहाँ होता, 6 यहाँ होता, एंड 7 यहाँ होता। तो 2 मेरा 1 इंडेक्स पे था, इसका मतलब मेरा आंसर पे मिलेगा, ये रहा, इसी इंडेक्स पे मेरा आंसर होना चाहिए था, विच इज स्टार्ट। यानी स्टार्ट वाला पॉइंटर मेरे आंसर को पॉइंट करता है जब हमें हमारा टारगेट नहीं मिलता है एरे में। तो इसका मतलब इस वाले केस में हमें रिटर्न करना है अपना स्टार्ट को। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, यही अप्रोच नहीं है। चलते हैं एक बार कोड कर लेते हैं, ठीक है, फिर इसको दोबारा ड्राई रन कर लेंगे। चलो फिर कोड करते हैं।
तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपने दो पॉइंटर ले लेते हैं विच इज़ स्टार्ट एंड एंड। और हमें क्योंकि पता है, क्योंकि हम वेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो वेक्टर में जो साइज़ निकालने का मेथड होता है विच इज़ नाम डॉट साइज ऑपरेटर। तो एरे का नाम डॉट साइज, और क्योंकि हम लास्ट एंड जो होता है, एंड वाला पॉइंटर हमारा लास्ट इंडेक्स पे होता है, दैट्स वाई मैं इसको नम्स डॉट साइज मैंने वन करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हमें मिड निकालना है। ठीक है, देखो करने को तो हम फंक्शन भी लिख सकते हैं, अगेन फंक्शन लिख के कर सकते हैं, बट कोई नीड नहीं है, सिंपल रखते हैं, ये ऑलरेडी फंक्शन ही है तो इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि मेन फंक्शन कहाँ है, देखो मेन फंक्शन होता है, बट वो ये ऑलरेडी लिख के रखते हैं, दिखाते नहीं हमें, बट होता है मेन फंक्शन। ठीक है, बस ये हमें फंक्शन लिखना रहता है तो लिखते हैं, क्योंकि इन टाइप का है तो कुछ रिटर्न भी करना है। अब स्टार्ट करते हैं अपना बाइनरी सर्च लगाने से। स्टार्ट लेस देन ई, ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन होती है, हमें पता है जब भी एस क्रॉस कर जाएगा तब रुकना है, बट जब तक वो छोटा है या इक्वल टू भी है। देखो अभी जो हम केस समझ के आए थे वहाँ पे लास्ट टाइम एस और ई इक्वल थे। ठीक है, और जैसे ई क्रॉस कर गया तभी रुके। तो सबसे पहले स्टेप वन क्या होता है हमारा, स्टेप वन होता है मिड निकालना, फाइंड मिड। एंड ये वाला जो तरीका है मिड निकालने का, ये ऑप्टिमाइज होता है। केस वन क्या कहता है, केस वन कहता है व्हेन टारगेट इज एट मिड, जब टारगेट मिड पे ही है। तो अगर टारगेट मिड पे है तो ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, हम सीधा रिटर्न कर सकते हैं अपने उस इंडेक्स को। तो अगर टारगेट मुझे मिड पे ही मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे अपने इंडेक्स को, मतलब मिड को। बट केस टू कहता है जब टारगेट जो है वो ग्रेटर है, टारगेट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड। ठीक है, मतलब राइट पार्ट में टारगेट जो है, क्योंकि जब टारगेट बड़ा होता है मिडिल एलिमेंट से, क्योंकि एरे शॉर्टेड है, तो अगर मिडिल एलिमेंट से बड़ा है टारगेट तो वो राइट साइड में ही मिलेगा, राइट पार्ट में जाओ। और राइट पार्ट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली स्टार्ट वाले पॉइंटर को हटाते हैं, तो स्टार्ट इक्वल्स टू मिड प्लस वन। वहीं पे अगर हम केस थ्री में आ चुके हैं, हमारा केस थ्री चल रहा है, तो टारगेट जो होगा वो लेफ्ट पार्ट में है। ठीक है, एंड उसके लिए हम सिंपली एक कंडीशन लिखते हैं कि एंड इक्वल्स टू मिड माइनस वन। मिड क्यों नहीं करते, मिड पे क्यों नहीं जाते, क्योंकि मिड ऑलरेडी हम चेक करके आ चुके हैं, मिड पे नहीं मिला था। अच्छा, हमने अभी डिस्कस किया था, अगर हम पूरा आइटरेट कर रहे हैं, अगर देखो तुम्हारा टारगेट होगा एरे में तो वो यहीं रिटर्न कर देगा, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे मिड पे ही मिल जाएगा और ख़त्म। बट अगर टारगेट नहीं मिल रहा तो हमने अभी डिस्कस करा है कि हमें हमारी स्टार्टिंग वाले इंडेक्स को मिल जाएगा, क्योंकि एंड तो मूव कर रहा था। तो बेसिकली जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है वो पॉइंट करता है कि इस इंडेक्स पे होना चाहिए था, अगर होता तो। बस इसको रन करते हैं और सबमिट करते हैं। ये चल गया है, और इसको सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक बार चलो इसको समझ लेते हैं दोबारा। सबमिट भी हो गया, इसको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, समझते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने बात करी क्योंकि हमने बाइनरी सर्च यूज़ करी है। बाइनरी सर्च बिग ऑफ लो एन यूज़ करती है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट होएगी, क्यों, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा, सिर्फ वेरिएबल यूज़ करें, एंड वेरिएबल कोई स्पेस नहीं देता मेमोरी में। ठीक है, मतलब उतना नहीं लेता कि इसकी कांस्टेंट से चेंज हो जाए। तो ये इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। बिग ऑफ लॉग एन क्यों है, क्योंकि हमने बताया अभी बाइनरी सर्च यूज़ करी, और बाइनरी सर्च हर आइट्रेशन में अपने एरे को टू पार्ट में डिवाइड करता है और फिर एक को चूज़ करता है, तो इसलिए जो सर्च स्पेस है वो छोटा होता जाता है, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब अगर तुम्हें इसको अभी नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट से इस बार राइट पार्ट में देख, ठीक है, तो लेट से ये हमारा टारगेट है, एंड टारगेट इज लेट से 7। ठीक है, नहीं मिल रहा अभी, ये स्टार्ट है एंड है, मिड निकाल लो। मिड निकालेंगे तो मिड होएगा 0 + 3/2 1, तो ये मेरा मिड है। ठीक है, समझ में आता है। अब क्या करेंगे, क्या टारगेट 7 इक्वल है मिड के, नहीं, टारगेट छोटा है, नहीं बड़ा है। अगर टारगेट बड़ा होता है मिडिल एलिमेंट से तो हम राइट साइड में जाते हैं, तो राइट साइड में जाने के लिए स्टार्ट को उठा के मिड प्लस 1 करेंगे, तो एरे बन जाएगा कुछ इतना। ठीक है, अगेन मिड निकालो, मिड निकालेंगे 2 + 3/2 5/2, 5/2 क्या होता है, 2 होता है, तो ये है।
अब फिर चेक करेंगे 3 कंडीशन। पहला, क्या टारगेट मिड के इक्वल है? नहीं। 7 देखो मिड के इक्वल नहीं है। क्या 7 छोटा है मिड से? नहीं। 7 बड़ा है मिड से। अगर 7 बड़ा है मिड से, अगेन वो राइट साइड में है, तो स्टार्ट को उठा के मिड प्लस 1 कर देते हैं। तो अगेन हमारा ये वाला पार्ट बचेगा, यही मेरा स्टार्ट है, यही मेरा एंड है। मिड निकालोगे यही मिड बन जाएगा, क्योंकि 3 + 3/2 3 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन चेक करो, क्या टारगेट 7 एरो ऑफ मिड के? नहीं, इक्वल नहीं है। क्या टारगेट बड़ा है एरो ऑफ मिड के? बिल्कुल। अगर टारगेट बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट को भेजते हैं आगे, तो स्टार्ट पहुंच जाएगा अगली वाली इंडेक्स पे। ठीक है, स्टार्ट पहुंच गया अगली वाली इंडेक्स पे और हमें स्टार्ट ही रिटर्न करना था, तो स्टार्ट पहुंच जाएगा 4th इंडेक्स पे। तो हमारा 4th इंडेक्स आंसर होगा, क्योंकि ये 3rd थी, और अगर स्टार्ट को हम आगे भेज देंगे जो कि एरे का साइज है, तो ये लास्ट वाला इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स वाई हम हमेशा स्टार्ट को ही आंसर दे रहे हैं, कि अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो हम स्टार्ट वाला जो पॉइंटर है वो ही हमारे उस वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए था। तुम देख लो, अगर 7 एग्जिस्ट करता तो वो यहीं तो करता, विच इज़ 4th इंडेक्स। दैट्स वाई हमारा स्टार्ट एंड में ही आ गया। तो हम देखो संभालने के लिए 2 एज केस भी लिख सकते हैं। पहला एज केस ये होगा कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, टारगेट ऐसा है जो इस वाले एलिमेंट से छोटा है, मतलब अगर टारगेट छोटा है एरे ऑफ 0, तो रिटर्न कर दो 0 इंडेक्स। खुद सोचो, अगर टारगेट लेट्स से यहाँ 2 है और टारगेट 1 होता, तो 1 यहाँ पे आना चाहिए था ना, 2 आगे जाता, तो 0 रिटर्न कर दो। वहीं पे जैसे ये वाला केस था जहाँ पे टारगेट बड़ा था लास्ट वाले एलिमेंट से, तो इस वाले केस में हमें ये वाली इंडेक्स रिटर्न करनी है, मतलब जितना हमारे एरे का साइज है उतना। तो चलते हैं, इसको लिख लेते हैं एक बार इस वाले एच केस को भी, और फिर देखते हैं। चलो इसको देख लेते हैं और समझते हैं। तो अगर हम एच केस पे समझना है तो एच केस पहला था कि अगर टारगेट छोटा है 0th एलिमेंट से, जो एलिमेंट 0th इंडेक्स पे है उससे छोटा है, तो हम चाहते हैं कि उसी इंडेक्स पे होना चाहिए वो। और सेकंड केस, एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जहाँ पे ये रख लेते हैं। ठीक है, साइज। अगला टारगेट होगा, अगला एज केस होगा कि अगर हमारा टारगेट बड़ा है नम्स ऑफ n से, मतलब नम्स ऑफ n-1 से, मतलब लास्ट इंडेक्स से अगर टारगेट बड़ा है, लास्ट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है अगर हमारा टारगेट उससे बड़ा है, तो हमें फिर लास्ट वाली इंडेक्स रिटर्न करनी पड़ेगी, विच इज़ n। सिंपल सी बात है, अगर हमारा कोई एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पे है और टारगेट उससे बड़ा है, तो उससे अगले इंडेक्स पे तो आएगा, विच इज़ n। तो यही था, अगर हम इसको रन करेंगे तो चल जाएगा। एंड आई होप तुम्हें दोनों केस समझ में आए होंगे। कुछ नहीं करना, देखो अगर कोई टारगेट तुम फाइंड कर रहे हो वो तुम्हारे 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा है, तो 0 पे आना चाहिए, है ना। और अगर टारगेट लास्ट वाले इंडेक्स वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो तुम्हें वो एरे का साइज रिटर्न करना चाहिए। सबमिट कर देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलो फिर, तो अगला क्वेश्चन है, पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। अभी माउंटेन एरे क्या है, चलते हैं और समझते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर है 852 ऑन लीड कोड। द क्वेश्चन नेम इज पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे, मतलब लेवल इसका मीडियम है। क्वेश्चन कहता है यू आर गिवन एन इंटीजर माउंटेन है, तुम्हें एक एरे गिवन है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही होंगी, जिसका नाम ARR है। ठीक है, और जिसके जो साइज है, लेंथ है, वो n है। ठीक है, वेयर द वैल्यूज इंक्रीजेज टू अ पीक एलिमेंट एंड देन डिक्रीज। कहने का मतलब ये है, पहले ये एरे चढ़ता है, मतलब इसकी वैल्यू पहले इंक्रीज होती है इन अ माउंटेन फैशन। जैसे माउंटेन होते हैं तुम्हारे, नीचे से ऊपर जाते हैं फिर ऊपर से नीचे आते हैं, तो वैसे ही होता है, पहले वैल्यू इंक्रीज होती है, एक पीक तक जाती है, हाईएस्ट पॉइंट तक जाती है, और फिर वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तुम्हें उस पीक वाले एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है। योर टास्क इज टू सॉल्व इट इन अ बिग ऑफ लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वही बाइनरी सर्च की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगेन ये लीनियर सर्च से भी हो सकता है, बहुत आसानी से समझते हैं इसको कैसे करें। ये कह रहा है कि इसकी गारंटी है कि तुम्हारा एरे माउंटेन एरे ही होगा। ठीक है, तो तुम्हें सोल्व भी वैसे ही करना है। जैसे यहाँ पे देखो 0 1 0, पहले चढ़ा फिर उतरा, तो हमारा पीक एलिमेंट ये था। ठीक है, अगेन 0 2 1 0, पहले चढ़ा 2 तक फिर गिरा। अच्छा, ये आउटपुट में एलिमेंट नहीं इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें इंडेक्स रिटर्न करनी है। ठीक है, चलते हैं फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को भी और देखते हैं। देखो माउंटेन एरे का मतलब क्या होता है, माउंटेन एरे का मतलब होता है
ये स्टार्ट है, ये एंड है, और ये तुम्हारा पीक है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाऊं तो लेट से तुम्हारा एग्जांपल है जहाँ पे 0 1 और 0 था। तो इस केस में ये 0 हुआ, ये 1 हुआ और फिर 0। मतलब तुम पहले चढ़ रहे हो और फिर तुम उतर रहे हो। ठीक है, इसमें देखो 2-3 केस होते हैं, अगर तुमने वो समझ लिया तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छे समझो। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर इसका ग्राफ ये बन गया, लेट से अगर दूसरा एग्जांपल होता विच इज 1 2 3 1, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा विच इज दिस 1 2 3 एंड ये 1 चढ़ा और फिर उतरा। तो ये हमारा पीक एलिमेंट है और इसकी इंडेक्स। ठीक है, देखो करने के लिए मैं इसको लीनियर सर्च से भी कर सकता हूँ। तो इसका पहला जो अप्रोच होगा विच इज ब्रूट फोर्स यूजिंग लीनियर सर्च, क्योंकि लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होती है, दैट्स वाई ये उतनी ऑप्टिमाइज नहीं है इन कंपैरिजन टू बाइनरी सर्च। बट अगर तुम्हें लीनियर सर्च से करना आ रहा है तो अच्छी बात है। कैसे करते हैं देखते हैं, क्योंकि मुझे पीक एलिमेंट फाइंड करना है। और देखो सिंपल सी बात है, मुझे ये समझ में आ रहा है पीक एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है जो सबसे हाईएस्ट है पूरे एरे में। तो तुम एक काम कर सकते हो, मैक्स एलिमेंट निकाल सकते हो। ठीक है, और क्योंकि हमारा एरे शॉर्टेड भी होगा तो हमें इसके अभी नहीं सोचना क्या पता है शुरू में कोई लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाए, नहीं। एरे हमेशा माउंटेन फॉर्म में ही होगा, तो तुम्हें मैक्स एलिमेंट ही फाइंड करना है। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, एक कंडीशन लगा सकते हो कि तुम्हें लूप ना, तुम लूप को i इक्वल्स टू 0 की जगह 1 से चलाना और इसको लेस देन n-2 तक। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा एलिमेंट पीक एलिमेंट है तो वो इस वाले से भी बड़ा होगा और अपने अगले वाले से बड़ा होगा। यानी हम ये चेक करेंगे कि अगर मेरा एरे ऑफ i ग्रेटर है एरे ऑफ i-1 से एंड मेरा एरे ऑफ i करंट एलिमेंट बड़ा है एरे ऑफ i+1 से भी, तो वो मेरा क्या है, वो मेरा पीक एलिमेंट है। और पीक एलिमेंट मतलब उसकी रिटर्न कर देंगे उसके इंडेक्स को, सिंपल। बट मैं क्यों कह रहा हूँ 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि अगर तुम इसको कंपेयर करोगे इस कंडीशन के साथ तो इसका कोई माइनस वाला एलिमेंट है नहीं। अगर तुम इस पे आ जाओगे सीधा तो रन टाइम एरर आ जाएगा। वहीं पे अगर तुम लास्ट वाले एलिमेंट से ये वाली कंडीशन चेक करोगे तो इसका माइनस वाला एलिमेंट तो है बट प्लस वाला नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई आई को 1 से चलाना और लेस देन n-1 तक करना। ठीक है, लेस देन n-1 तक करना, हाँ लेस देन n-1 तक करना है। लेस देन n-1 का मतलब है यहाँ पे तक रुक जाओगे। ठीक है, और क्योंकि हमें पता है यार माउंटेन एरे है तो पहले इंडेक्स पे तो मिलेगा नहीं माउंटेन। ठीक है, यहाँ 3 एलिमेंट तो फिक्स हैं, तो दैट्स वाई ये वाला तुम चला सकते हो या फिर तुम सीधा मैक्स एलिमेंट निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं, ये तुम्हारे लिए अगेन ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको तुम्हें कोड करना है और पिछले वाले का भी जो लीनियर सर्च वाला अप्रोच था वो भी तुम्हें कोड करना है होमवर्क में, इसको भी कोड करना है। देखो कैसे करोगे, ड्राई रन लगाओ और कमेंट करना है कि हमने कर लिया है। ठीक है, जितना कमेंट करोगे देखो उतना समझ में आता है कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है। तो ट्राई करना, अगर देख रहे हो वीडियो, पूरी वीडियो देख रहे हो, सोल्व कर रहे हो तो लाइक करना, कमेंट करना, मुझे बताना कितना समझ में आ रहा है कितना समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब चलते हैं इसको बाइनरी सर्च से डिस्कस करते हैं। देखो तो ये हमारी सेकंड अप्रोच है विच इज यूजिंग बाइनरी सर्च, और आज हम एक पैटर्न समझने वाले हैं। ध्यान से देखो, अगर ये मेरा एरे था 0 1 0, तो मुझे अगर एक बार पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। अगर इसका ग्राफ होता तो अगर ये 0 है, इसको -1 बोल देते हैं, -1 0 1 2, तो 0 से स्टार्ट हुआ, 1 पे गया और फिर 0 पे आ गया। तो ये मेरा एरे था। ठीक है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ये ना कुछ ऐसा फैशन है। तुम ये भी सोच सकते हो कि ये शॉर्टेड एरे कैसे हुआ, मतलब ये पहले इंक्रीज हो रहा फिर डिक्रीज हो रहा, शॉर्टेड तो नहीं, देखो शॉर्टेड है, इतना पार्ट शॉर्टेड है फिर इतना पार्ट शॉर्टेड है। खुद सोचो, जब इंक्रीज हो रहा था तब शॉर्टेड था, जब डिक्रीज हो रहा है तब भी शॉर्टेड ही रहेगा। अगर एरे तुम्हारा कुछ ऐसा है तो इतना शॉर्टेड ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है और इतना शॉर्टेड ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है। इसको बोल देते हैं जब हमारे में एक से ज़्यादा मोनोटोनिक फंक्शन हो। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में मैंने तो बताया था बाइनरी सर्च के इनिशियल वीडियो में कि मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और देखो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में दोनों लग रहे हैं, तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे करेंगे।
इसको पहले नाम दे देते हैं, ये स्टार्ट है और ये इंडेक्स के नाम है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा माउंटेन एरे है, ठीक है। ये हमारी 0th इंडेक्स है, ये 1 है जिसको हम पीक बोलते हैं, ये एलिमेंट है और ये हमारे 0th एलिमेंट है, ठीक है। इंडेक्स हमें पता है, कैसे निकालेंगे। मैंने कहा एक चीज़ नोटिस करो, समझने वाली बात है, इस वाले स्लोप पे हमारा एलिमेंट हमेशा छोटा होगा हमारे अगले वाले एलिमेंट से। पहली कंडीशन क्या, 0 छोटा था 1 से। वहीं पे इस वाले में हमारा करंट एलिमेंट बड़ा होगा हमारे अगले वाले एलिमेंट से। 1 बड़ा है, और अगर इसके नीचे कोई और होता, लेट से यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ पे देखो 1 बड़ा है 0 से। तो इस वाली स्लोप में क्या है, इस वाले स्लोप में करंट एलिमेंट बड़ा है, इस वाले स्लोप में करंट एलिमेंट है, और ये वाला जो पॉइंट है जो हमारा पीक है, ये वाली कंडीशन क्या होगी, ये वाली कंडीशन होगी जब हमारा एलिमेंट बड़ा होगा किससे, दोनों से। तो अगर एरे ऑफ आई बड़ा है एरे ऑफ i-1 से, एंड एरे ऑफ आई बड़ा है एरे ऑफ i+1 से, तो वो मेरा माउंटेन पॉइंट है, मतलब मेरा वो पीक एलिमेंट है, ठीक है। तो कैसे सोल्व करेंगे समझते हैं। देखो हमने यहाँ 3 केस समझे। पहला क्या था, जब हम फर्स्ट पार्ट में हैं, क्योंकि हमें पता है बाइनरी सर्च में मिड निकालते हैं, और मिड निकालने का मतलब है मिड कहीं पे भी आ सकता है। तो हमें यही समझना है, अगर हम फर्स्ट पार्ट में निकला है तो हमें क्या करना है, कुछ सोचो। अगर तुम्हारा मिड लेट से यहाँ पे तुम्हारा मिड आया, तो तुम्हें क्या यहाँ पे मिल जाएगा एलिमेंट, नहीं, तुम्हें कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। तो इधर जाने के लिए क्या, अगर मुझे अपने पीक एलिमेंट के क्लोज पहुंचना है, पास पहुंचना है, तो क्या करूंगा, मैं अपने स्टार्ट वाले पॉइंटर को उठा के mid+1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसके पास जाना। तो अगर तुम्हारा मिड फर्स्ट पार्ट में आया तो तुम्हें स्टार्ट को mid+1 करना है। अब तुम कहोगे कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट पार्ट में आया, सिंपल सी बात है, वाली कंडीशन होगी कि अगर हमारा एरे ऑफ आई करंट एलिमेंट छोटा है अगले वाले से, तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में। एल्स, अब देखो एल्स में क्या होगा, 2 केस बन रहे हैं एल्स में। या तो तुम, अगर तुम्हारा मिड यहाँ पे आया, कंडीशन क्या हुई, ये वाली कंडीशन है। बट अगर इसके अलावा हुआ तो इसके अलावा 2 केस बनते हैं। पहला केस है इसका कि अगर तुम्हारा जो मिड है वो पीक पे ही है, तो उस केस में अपने एंड को उठा के मिड पे लेके आना चाहिए था, है ना। बट अगर तुम्हारा मिड राइट पार्ट में आया, मतलब एल्स में दोनों केस बन सकते हैं, या तो यहाँ है या यहाँ है, तो उस केस में भी तुम्हें एंड को उठा के मिड पे ही लेके आना है। अब तुम कहोगे कि हमने पिछले सभी क्वेश्चन में एंड को उठा के mid-1 करा, ये तो कर रहे थे एंड को उठा के mid-1, तो फिर यहाँ पे मिड क्यों, खुद सोचो। जब हम पहले पार्ट में हमारा मिड आया तो हमने स्टार्ट को उठा के mid+1 कर दिया था, समझ में आता है। हाँ, बट अगर हम इस वाले पार्ट में मिड नहीं आया, यानी हम एल्स में आ चुके हैं। अब एल्स का मतलब है या तो हमें पीक एलिमेंट मिल चुका है या फिर हम सेकंड वाले पार्ट में, और हम अगर दोनों ही पार्ट में से किसी भी एक में भी पार्ट में है तो हम mid-1 नहीं कर सकते, क्योंकि mid-1 का मतलब हो जाएगा, लेट से अगर हमें मिड, हम इस पे खड़े, ठीक है, और हमने mid-1 कर दिया, तो एंड हो जाएगा हमारे वापस से इस वाले पार्ट में, जबकि हम इधर से ही आए थे। अभी हमें वापस से यहाँ नहीं जाना। अगर हम यहाँ पे चले गए तो हमारा एरे कुछ इतना बच जाएगा, हमारा खो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे नहीं करना। हमेशा याद रखना, एक हिंट देता हूँ, अगर तुम्हारे पास 2 मोनोटोनिक फंक्शन है, जैसे कि ये पहला था, ये दूसरा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों एक साथ ही हैं, तो ज्यादातर एंड को मिड पे ही लेके आओगे। आने वाले जितने भी हम क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे 2 मोनोटोनिक फंक्शन होंगे, उन वाले केसेस में हम एंड को मिड पे ही लेके आएंगे। एंड को mid-1 इसलिए नहीं करते हैं, देखो ये हमारा पहला वाला केस था जहाँ पे मिड जो था वो हमारा फर्स्ट पार्ट में निकला था, और अगर मिड फर्स्ट पार्ट में आया था तो हमने क्या करा था, स्टार्ट को उठा के mid+1 कर देता, समझ में आता है। वहीं पे अगर हम सेकंड, हमारा मिड फर्स्ट पार्ट के अलावा कहीं भी आता है तो उसके 2 केस बन रहे हैं। पहला केस था कि मिड जो है वो पीक पे मिल गया, ठीक है, यहीं पे मिल गया। सेकंड वन इज कि शायद वो यहाँ मिल सकता है, क्या पता मिड यहाँ पे हो। तो उन दोनों ही केस में देखो, अगर मिड यहाँ पे भी होगा तो मुझे खुद बताओ, यहाँ तो मिलेगा नहीं आंसर, क्योंकि तुम्हें पीक यहाँ पे है। तो जब भी तुम्हें एंड को उठा के लेके आना है, mid-1 हम इसलिए नहीं कर रहे, क्या पता हमारा मिड पीक पे ही निकला हो, तो हमें वापस से यहाँ पे नहीं जाना, दैट्स वाई हम मिड पे रुक गए। तो अगर पीक मिलती है या फिर पार्ट में है, तो उन दोनों केस में हम एंड को उठा के मिड पे लेके आते हैं। अब चलते हैं, पहले इसको कोड करते हैं और फिर इसको समझेंगे, ठीक है।
ये काम करने से एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर इसको कोड करेंगे। ये हमारा माउंटेन एरे है, ये हमारे इंडेक्स है। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, मिड निकालना। तो मिड हमारा होगा 0 + 2/2 विच इज़ 1। तो ये हमारा है मिड, ठीक है। केस 1 यानी कंडीशन 1, क्या एलिमेंट छोटा है तुम्हारे अगले वाले एलिमेंट से? बताओ मुझे, क्या करंट एलिमेंट यानी 1 छोटा है अगले वाले एलिमेंट से 0 से? फोल्स। फोल्स का मतलब क्या था? फोल्स का मतलब था कि तुम अपने या तो पीक, तुम्हारा मिड पीक पे मिल चुका है या फिर सेकंड पार्ट में है, और सेकंड पार्ट में एंड इक्वल्स टू मिड कर रहे थे। देखो इस वाले कंडीशन का मतलब क्या था? इस वाले कंडीशन का मतलब है हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा मिड इस फर्स्ट पार्ट में तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारा मिड फर्स्ट पार्ट में होता तो हमें फिर आगे जाना था, स्टार्ट को मिड +1 करना था। बट क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो हम फिर अपने केस नंबर 3 पे आ जाते हैं, 2 पे, जिसमें हमें क्या करना था, एंड को उठा के मिड पे लेके आ रहे थे। तो अगर मेरा एंड यहाँ पे है तो मैं एंड को उठा के मिड पे ले आऊँगा, ठीक है। तो अब मेरा जो एरे होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगेन मिड निकालेंगे, मिड निकलेगा 0 + 1/2 विच इज़ 0। तो ये मेरा मिड है, ठीक है। अगेन चेक करो, चेक करते हैं केस 1। केस 1 क्या था कि चेक कर लो मिड है वो फर्स्ट पार्ट में तो नहीं है, और फर्स्ट पार्ट के लिए क्या चेक करना होता है कि हमारा करंट एलिमेंट छोटा होना चाहिए अगले वाले। देख लेते हैं, क्या हमारा करंट एलिमेंट यानी एरे ऑफ आई छोटा है एरे ऑफ i + 1 से? बताओ। आई थिंक हमने एक चीज, इफ एरे ऑफ आई, एक सेकेंड, की जगह मिड आएगा, वो लीनियर सर्च की तरह हो रहा है। आई की जगह मिड है, यहाँ पे भी मिड है, ठीक है। आई की जगह मिड, अगर एरे ऑफ मिड छोटा है एरे ऑफ मिड +1 से, वहीं पे अगर एरे ऑफ मिड बड़ा है एरे ऑफ मिड +1 से, ठीक है। आई की जगह मिड कर लेना, क्योंकि एक्चुअली हम सर्च कर रहे थे तो आई रह गया मन में, बोल में मिड ही रहा था बट आई रह गया। मैं अभी सोच रहा कि मैं मिड बोल रहा हूँ बट हमने यूज तो आई कर रखा है, तो ये मिड है, ठीक है। तो क्या मेरा एरे ऑफ मिड छोटा है मिड +1 से? देखो एरे ऑफ मिड जो था वो छोटा नहीं था मिड +1 से, इसका मतलब क्या था, हमने एंड को उठा के मिड पे ले आए। अब हमारा एरे जो था वो श्रिंक होके इतना बच गया। अगेन मिड निकला, मिड मेरा ये वाला एलिमेंट, चेक करो क्या हमारा एरे ऑफ मिड छोटा है एरे ऑफ मिड +1 से? ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब होता है कि हम फर्स्ट पार्ट में हैं। खुद देख लो ना, 0 1, ये मेरा माउंटेन बन रहा है, पीक मेरा 1 है, तो मैं फर्स्ट पार्ट में हूँ। और अगर मैं फर्स्ट पार्ट में हूँ तो मैं स्टार्ट को मिड +1 करता हूँ, और जैसे ही मैं स्टार्ट को मिड +1 करूँगा तो मेरा एरे बच जाएगा बस इतना। अगेन मैं मिड देखूंगा एक बार निकाल के, ठीक है। मिड निकला, मिड यही आएगा। तो क्या मेरा एरे ऑफ मिड छोटा है अगले वाले से? बताओ, क्या मेरा एरे ऑफ मिड यानी 1 छोटा है अगले वाले, और अगले वाले पे क्या था, अगले वाले पे 0 था, नहीं छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो क्या करो, एंड को मिड पे, बट देखो एंड तो ऑलरेडी मिड पे है ना। तो इसका मतलब है इन वाले केस में, इस वाले केस में हम अपने लूप को भी बस लेस देन तक चलाएंगे, इक्वल तक नहीं चलाएंगे, क्योंकि देखो जब हम इक्वल पे थे हमने वही टास्क दोबारा रिपीट करा, एंड को वापस से मैं मिड पे लेके आया, और मिड पे ऑलरेडी एंड है तो जरूरत नहीं है इक्वल टू पे। यानी इसका मतलब ये है कि जब इस वाले हम हैं तो इस वाले केस में भी हम अपने रिटर्न कर सकते हैं। और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न हम कर सकते हैं तो स्टार्ट रिटर्न कर देना है, एंड रिटर्न कर देना, दैट्स इट। चलते हैं और इसको कोड करते हैं। सबसे पहले एक एन ले लेते हैं जो हमारा एरे का साइज बताएगा, इसकी नीड पड़ सकती है। एक स्टार्ट ले लेते हैं और एक एंड पॉइंटर ले लेते हैं विच इज़ n-1। अगेन हमने बताया कि हम s को लेस देन e रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि लास्ट वाले पार्ट तक देखो कोई नीड नहीं थी उसको वापस से निकालने की, तो हम इसको लेस देन e तक ही रखते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, मिड निकालना, तो हम मिड निकाल लेते हैं, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2 डिवाइड बाय 2। अब हमारा जो केस 1 था वो क्या था, केस 1 था इफ वी आर इन फर्स्ट पार्ट। इसका मतलब क्या है, मिड तुम्हारा फर्स्ट पार्ट में, मतलब इफ एरे ऑफ मिड अगर छोटा है एरे ऑफ मिड +1 से, तो इसका मतलब क्या है कि तुम फर्स्ट पार्ट में हो। और अगर तुम फर्स्ट पार्ट में हो
और अगर तुम फर्स्ट पार्ट में हो तो इसका मतलब होता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, जितना हो सके उतना पास जाना है पीक वाले एलिमेंट के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट करके, पीक एलिमेंट के पास जाओ, ठीक है। एल्स, देखो एल्स ही सारा कुछ संभाल रहा है, सेकंड केस। अब इसमें दो केस बनते हैं, आइदर मिड इज एट पीक और इन पार्ट 2, ठीक है। या तो मिड पीक पे है या फिर पार्ट 2 में है, राइट, सेकंड पार्ट में है। तो इस वाले केस में हम एंड को उठा के मिड पे ले आएंगे। मिड पे क्यों ले आएंगे मैं बता चुका हूँ, मिड -1 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर तुम्हारा मिड पीक पे ही बैठा है और तुमने एंड को मिड -1 कर दिया तो तुम वापस से फर्स्ट पार्ट में पहुंच जाओगे, जो कि गलत है, ठीक है। और एट द एंड हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे तुम्हारा एंड रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड को हमने मिड पे कर दिया था। इसको रन करते हैं और ये आराम से रन हो जाएगा। इसमें कुछ केस थे जो हमने समझे, और ये देखो बहुत आसान, कोडिंग इसकी बहुत आसान थी। इट्स जस्ट के तुम्हें समझ में आना चाहिए हमने एंड को मिड पे क्यों करा। अच्छा, इसको करने को तुम स्टार्ट भी रिटर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट एंड दोनों सेम ही पॉइंट को पॉइंट ही कर रहे हैं और उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर मैं सबमिट करूँगा चल जाएगा, दोनों में ही चल जाएगा। तो चाहे तुम स्टार्ट रिटर्न कर दो या फिर एंड रिटर्न कर दो, दोनों आंसर को ही पॉइंट कर रहे होंगे, तुम्हारे पीक एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने बाइनरी सर्च यूज़ करी है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन हो जाएगी। देखो तो ये सबमिट हो चुका है, ठीक है। और चलते हैं फिर रैप अप करते हैं अपने सेशन को। चलो चलो पहले से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। क्योंकि हमने बाइनरी सर्च यूज़ करी है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन हो जाएगी, और क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा ये वाला सॉल्यूशन। हमने क्या करा ये भी बात कर लेते हैं, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखो हमारा एरे माउंटेन एरे था, विच मीन्स पहले तुम इंक्रीजिंग करोगे, तुम्हारा एलिमेंट पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, फिर तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाओगे तुम्हारे एलिमेंट, ठीक है। तो हमारा पहले वाले पार्ट में अगर तुम्हारा मिड इस वाले पार्ट में आया है, मतलब मिड तुम्हारा लेट से यहाँ निकला है, यहाँ निकला है, ठीक है, मतलब पीक से पहले है, तो उस वाले पूरे पार्ट में तुम्हारा एरे ऑफ मिड जो है वो छोटा होगा अगले वाले एलिमेंट से। और अगर ये वाले कंडीशन ट्रू बैठती है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस पीक वाले के बहुत पास जाना है, और इस पीक वाले के पास जाने के लिए तुम्हें स्टार्ट को मिड +1 करना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम मिड +1 कर दोगे तो इतना पार्ट डिस्कार्ड हो गया, फिर तुम इतने चेक है ना मिड निकलेगा। बट अगर तुम्हारा मिड यहाँ नहीं निकलता तो दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि तुम्हारा मिड पीक पे हो सकता है, एंड सेकंड वन इज तुम्हारा मिड यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। और इस वाले एरिया में तुम्हारा मिड जो होता है वो बड़ा होता है अगले वाले से, तो ये वाली कंडीशन बनती है, ठीक है। तो मैंने इस वाली कंडीशन को और पीक वाली कंडीशन को दोनों को मर्ज करके कहा कि एंड को मिड पे लेके आऊँगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मिड पीक पे भी निकल सकता है। अगर तुमने मिड निकाला और वो पीक पे ही मिला, जो कि पिछले वाले हमने इस वाले केस में देखा कि जब हमने मिड निकाला यहाँ पे, जब हमने मिड निकाला तो मिड तुम्हारा यहाँ पे मिड तुम्हारा पीक पे ही था, ठीक है। तो इस वाले केस में तुम मिड -1 कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, जबकि तुम्हारा आंसर यहाँ पे था। दैट्स वाई हमने इस वाले केस में एंड को मिड पे लेके गए, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। एक बार रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी सर्च इंसर्ट पोजीशन की, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम बाइनरी सर्च का यूज़ करके बिग ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अपने एलिमेंट को या तो इंसर्ट कर सकते हैं या फिर उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगेन मैंने ठीक है, फिर हमने क्या डिस्कस करा, फिर हमने सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करा, फाइंड पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। और इस वाले क्वेश्चन हमने दोनों अप्रोच डिस्कस करी। पहले हमने लीनियर वाली करी, फिर हमने बाइनरी करी। क्योंकि हमने जब बाइनरी को सोल्व करा तो हमें पता चला वो बहुत ऑप्टिमाइज होती है, यानी बिग ऑफ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सोल्व कर देती है, ठीक है, समझ में आता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट ही थी क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ भी नहीं करा, ठीक है। तो आज हमने यही सीखा कैसे माउंटेन एरे में पीक इंडेक्स फाइंड करते हैं और बाइनरी सर्च से इंसर्ट पोजीशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हें समझ भी, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो तुम कमेंट कर सकते हो, और अगर समझ में आ गया है और सारे क्वेश्चन तुम अभी तक लगा चुके हो, अच्छे से ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, तो कमेंट करना कि डन। डन तुम्हारा कमेंट होना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो तुम्हें
एक होमवर्क दे देता हूँ। देखो पहले भी मैं तुम्हें होमवर्क दे चुका हूँ इसी वीडियो में, जो कि था लीनियर सर्च को कोड करना और ट्राई करना। एक और होमवर्क देता हूँ, क्योंकि अगले लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, विच इज सर्च इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। तो तुम्हें उससे पहले क्वेश्चन के बारे में मतलब पढ़ लेना। बट तो तुम्हें इसको पढ़ के आना है कि पिवट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अगर कर लेते हो ठीक है, वेल एंड गुड। और अगर कर लोगे तो कमेंट भी करना कि कर लिया है, पिवट के बारे में हमने पता कर लिया है। और अगर नहीं कर पाते तो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन में सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे से पहले मैं पिवट के बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। और जो अगला वाला लेक्चर है उसमें जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डायरेक्टली सही में पूछा जाता है। वो तो उसका लेवल तो मीडियम टू, मतलब उसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानूंगा और उसको मत छोड़ना, ठीक है। अगर तुम्हें समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप पुशिंग। मिलते हैं फिर।